क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? बढ़िया। ओके, लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा हमने? तराइन के दूसरा युद्ध। सिर्फ लिखा यही था, समझाया थोड़ी था। चलो समझ लो पहले अच्छे से। चलो, तराइन का दूसरा युद्ध है ना। अब सुनिएगा स्टूडेंट अच्छे से, तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। दूसरे युद्ध के पहले हम थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। मैंने आपको बताया था कि तराइन के प्रथम युद्ध में हार हुई थी किसकी, और मोहम्मद गोरी चला गया था कहाँ? गजनी। उसको घायल अवस्था में लेकर चले गए थे। फिर मोहम्मद गोरी ने प्रण लिया था। प्रण लिया था ना, खाना और पानी नहीं पीने का। और दूसरा लिया था कि शाही कपड़े उसी दिन बदलेंगे और स्नान भी उसी दिन करेंगे जिस दिन हम हिंदुस्तान को फतेह करके आएंगे, बताया था। और लगभग लगभग जब तक तराइन का दूसरा युद्ध नहीं होगा तब तक मोहम्मद गोरी खुद नए सैनिकों को भर्ती करेगा और नए सैनिकों को खुद क्या देगा? प्रशिक्षण। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जब मोहम्मद गोरी तराइन का दूसरा युद्ध लड़ने के लिए हिंदुस्तान आया था तब, हेलो सर, आपसे पढ़ने के बाद रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप याद हो जाता है। मैंने अभी याद नहीं किया सर, पर सब याद है जो पढ़ाया। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ सभी को हाँ, हेलो हेलो। अब ठीक है, मर जाओ, कमेंट रोक दो। ओके, हाँ ठीक है। तो सुनो और समझो। अब स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए आया था तब एक भिखारी के वेश की तरह आया था, फटे कपड़ों में आया था। पर उसके पास अब की बार जब आया था तो उसके पास काबिलियत थी, वो राजनीतिज्ञ में निपुण था और एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी था। तभी तो उसने तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद तराइन के दूसरे युद्ध के परिणाम बदल दिए। सही है कि नहीं है? वरना रण क्षेत्र वही, सेनाएं वही, पर परिणाम अलग। समझ में आया ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सुनो, अब जब आया मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध लड़ने के लिए तो तराइन के एक तरफ आकर उसने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान भी दूसरी तरफ से आए और अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। पड़ाव का मतलब समझते हो? शिविर। आकर रुक गए। ठीक है, आगे सुनना क्या होता है क्या नहीं होता है। अब दोनों सेनाएं पड़ाव डालकर बैठी थी। डर जो लग रहा था वो लग रहा था मोहम्मद गोरी को। रीजन सुनो क्यों। मोहम्मद गोरी को डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध में हारा हुआ था। सही एक नहीं है? तब मोहम्मद गोरी की इस समय सैनिक सहायता कर दी कनौज के जयचंद गहड़वाल ने, जो मैंने आपको बताया था। अब कनौज के जयचंद गहड़वाल ने कर दी तो और सैन्य सहायता मिल गई गोरी को, और गोरी और पावरफुल हो गया। अब सुनो, अब गोरी पावरफुल हो गया स्टूडेंट, तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है सुनना। पावरफुल हो गया तो गोरी पावरफुल तो हो गया था, पर डर उसे अभी भी लग रहा था क्योंकि हारा हुआ था। जूता खाया हुआ आदमी चाहे कुछ भी कह दो, वो वापस लड़ने जाएगा तो डर उसी को लगेगा कि हाँ मैंने ये जूते खा रखे हैं। समझ में आया ना? तो जब गया था मोहम्मद गोरी स्टूडेंट, तो नहीं सॉरी, बैठा था पड़ाव डालकर, तो डर बड़ा भयंकर लग रहा था। तब उसने अपना दिमाग का प्रयोग किया।
पृथ्वीराज को भी पता था कि गौरी के पास सैनिकों की संख्या अधिक है और मेरे विरोधियों ने भी सैनिक सहायता की है, किसकी? गौरी की। तो दिमागी गेम खेला मोहम्मद गौरी ने, और मोहम्मद गौरी ने सोचा कि पृथ्वीराज के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरे से डर रहा है या फिर वो अभी भी मुझे टक्कर देने को तैयार है, मैं ये जानूं पहले। ये जानने के लिए मोहम्मद गौरी ने अधीनता का प्रस्ताव देकर भेजा कायम उल मुल्क को, जो कल मैंने लिखाया था। अब वो कायम उल मुल्क अधीनता का प्रस्ताव लेकर पृथ्वीराज के खेमे की तरफ आया, जहां पड़ाव डाले बैठे थे। अब ज्यों ही संदेशवाहक आया तो बिल्कुल पृथ्वीराज के जो सैनिक थे पृथ्वीराज के पास शिविर में लेकर गए, जहां पर पृथ्वीराज के प्रमुख जो सभी योद्धा थे सभी बैठे थे। तब पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि बताओ संदेशवाहक क्या संदेश लेकर आए हो। पहले याद रखिएगा, कभी भी संदेशवाहक जो जाते थे दुश्मन के साम्राज्य में भी, तो भी संदेशवाहकों का सम्मान हुआ करता था। हमारे जैसे नहीं क्या हो रहा, दुश्मन को आदमी आयो ठोको साड़ाना। हाँ, बिल्कुल फैक्ट है, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। तो बिल्कुल सम्मान के साथ पूछा कि बताओ संदेशवाहक क्या संदेश लेकर आए हो। तब उस संदेशवाहक ने कहा कि इस संदेश में हमारे सुल्तान मोहम्मद गौरी कह रहे हैं कि पृथ्वीराज दिल्ली के अधिपति, आप पर हमें अब तरस आ रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास आपसे भी बड़ी सेना है और आपके विरोधियों ने भी हमारी सैनिक सहायता की है। ये तो हमारे सुल्तान की दरिया दिली का उदाहरण है। वो तुम्हारे ऊपर अधिपति मेहरबान हो रहे हैं और तुम्हें इस शर्त पर जिंदा छोड़ रहे हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो, गुलाम बन जाओ उनके। जब ये संदेश सुनाया तो शिविर में बैठे सभी योद्धा, उनके वो चेहरे पर वीरता के भाव आ गए संदेश सुनकर। तब पृथ्वीराज बोलने ही वाले थे कि वहां पर खड़ा था गोविंद राय। कौन सा राय? तराइन का प्रथम युद्ध याद है ना, जिसने वीरता का परिचय दिया था। गोविंद राय ने कहा कि अधिपति, आपकी अनुमति हो तो इस संदेशवाहक को मैं अपना संदेश देना चाहता हूं। तो बिल्कुल कहा, दीजिए। तो स्टूडेंट उस गोविंद राय ने कहा, संदेशवाहक हमारा संदेश सुनो और गौरी को ले जाकर संदेश देना, तुम्हारे सुल्तान को ले जाकर संदेश देना। तो संदेशवाहक ने भी बड़े रौब के साथ कहा, क्या संदेश देना है? तो गोविंद राय ने कहा कि जाकर अपने सुल्तान को इतना सा कहना कि गोविंद राय ने सुल्तान तुझे याद किया है, और ये भी कहना कि पिछले दफे तो जिंदा बच गया था, अब की बार रण क्षेत्र में ही जिंदा काट देंगे। यह संदेश दिया और कहा, यह भी कहना कि पिछली बार मुकाबला तो चौहान के सबसे छोटे सेनानायक से हुआ था, और चौहान से अगर मुकाबला हो गया तो बोल देना तेरे सुल्तान को कि उसकी हालत क्या होगी। यह संदेश दिया तो वो संदेशवाहक तो वहीं पे कांपने लगा और कहा, ओके। आया कहाँ? गौरी के पास। गौरी ने पूछा कि बताओ संदेशवाहक क्या संदेश लेकर आए हो। तब उसने इशारों में ही कहा। कैसे कहा? इशारों में। इशारों में गौरी को कहा, मतलब समझ गए? कहा पिछले दफे तुझे जिंदा तो जाने दिया, अब की बार जिंदा नहीं, यहीं पे गाड़ देंगे तुझे। ये देखो, ये गौरी की चाल थी, यही तो बात है। गौरी की चाल थी। गौरी दिमाग पढ़ना चाहता था कि इसका पृथ्वीराज का। गौरी को पता चल गया कि पृथ्वीराज ने अधीनता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और ऐसा संदेश भेजा, इसका मतलब टक्कर जो होगी बड़ी कांटे की होगी। पृथ्वीराज मेरे से और मेरी सेना से डरने वाला
नहीं है। तब उसने षड्यंत्र खेला नंबर 2। अब बुलाया उसने एक रुकनुद्दीन हमजा को, लिखाया था कल कि समझौते का प्रस्ताव देकर भेजा रुकनुद्दीन हमजा। अब ये नाम थोड़ा अटपटा है ना, तो याद होगा नहीं। मेरी बात सुनो, अभी याद करवाता हूं। मैं आपको सबसे पहले कोई भी चीज समझाता हूं कि नहीं समझाता हूं? समझाता हूं ना, और समझाने के बाद आपसे पूछता हूं कि बोलो समझ में आया या नहीं आया, पूछता हूं ना। अब एक बात बताओ, समझने को हमारे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? हमजा या नहीं हमजा? कहते कि नहीं कहते? तो आप सीधा कहो हमजा को हम जानने के लिए भेजा, तो देखो ऑटोमेटिकली नाम याद हो गया, रुकनुद्दीन हमजा। याद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वही संधि का प्रस्ताव देकर भेजा। अब सुनो, रुकनुद्दीन हमजा आया, और रुकनुद्दीन हमजा को भेजने से पहले गोरी ने कहा कि रुकनुद्दीन कान खोल के सुन लेना, तेरे पृथ्वीराज के शिविर में प्रवेश से लेकर वापस आने तक का एक एक क्षण का मैं तुझे वहां का पूछूंगा, तुझे हर घटना के बारे में मुझे बताना है। अब रुकनुद्दीन हमजा पहुंचा, संदेशवाहक को बिल्कुल पृथ्वीराज के पास ले जाया गया। पृथ्वीराज के सामने जब रुकनुद्दीन हमजा आया तो का परिचय दो, कौन हो और कहां से आए हो? तब रुकनुद्दीन ने कहा, सुल्तान गोरी का दूत हूं, संदेश लेकर आया हूं। तो एक दूत तो पहले भी आया था, और उसने जैसा संदेश दिया उससे तो बताओ गुस्सा सभी को आया तक नहीं आया था। तो जब इस दूत ने कहा कि मैं गोरी का दूत हूं, संदेश लेकर आया हूं, तो जो सभी सेना नायक बैठे थे उनके चेहरे पर वापस वीरता के भाव आ गए। तब पृथ्वीराज ने कहा, बताओ दूत अब क्या संदेश लेकर आया? तब कहा उसी संदेश वाहक का, बात यह है कि सर्वप्रथम मैं अपने सुल्तान और पहले जो संदेश वाहक आया, इन दोनों की तरफ से माफी मांगता हूं। हमारे सुल्तान माफी चाहते हैं, और हमारे सुल्तान ने आपकी सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार किया है। अब वो तुमसे युद्ध लड़ना नहीं चाहते क्योंकि आप उनसे बड़े ताकतवर हैं। आपकी सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करके आपके साथ एक सौहार्दपूर्ण समझौता करना चाहते हैं। जब सौहार्दपूर्ण समझौते की बात कही तो जो भी सेनानायक दरबार में बैठे थे वो हंसने लगे, और चेहरे के ऊपर जो वीरोचित भाव थे वो भाव सभी चले गए। और कहा उस संदेशवाहक ने का जो सौहार्दपूर्ण समझौता होगा उस समझौते में शर्तें भी आपके अनुसार होगी, बस एक ही बात है, युद्ध लड़ना नहीं चाहते, बस समझौता हो जाए। तो स्टूडेंट्स, पृथ्वीराज के दरबार में जब ये दरबार क्या शिविर में जब ये संदेश दिया तो सभी सेनानायक जो बैठे थे वो आपस में गुप्त गु करने लगे कि दुश्मन जो था डर गया, अब कोई युद्ध फ्युद्ध होने वाला नहीं है, अब तो क्या होगा। तो ये ऐसे सभी बातें कर रहे थे। तो पृथ्वीराज ने अपने सभी सेनानायकों की बात सुनी। पृथ्वीराज ने वापस बात कही दूत को कि दुश्मन अगर समझौता करना चाहता है तो हम समझौते को तैयार है। सुबह की किरण जब पड़े या सुबह हो तब भेज देना अपने सुल्तान को, क्या कर लेंगे, समझौता। अब वो संदेश वाहक चला गया। इधर पृथ्वीराज के खेमे में शिविर में जश्न मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा? कि दुश्मन ने हमारी सर्वश्रेष्ठता को क्या कर लिया है, पार्टी शार्टियां हो रही थी। उधर वो संदेश वाहक रुकनुद्दीन हमजा पहुंचा किसके पास? तो गोरी ने कहा, जाने से आने तक के पूरे भाव बता। तब उस रुकनुद्दीन हमजा ने कहा कि जब मैं संदेश लेकर दरबार शिविर में पहुंचा तब मैंने हर एक योद्धा के वहां चेहरे पर वीरोचित भाव देखे थे।
अपने अधिपति के लिए वफादारी देखी थी। पर जब मैंने समझौते का प्रस्ताव दिया तो सभी के चेहरों से वो विरोचित भाव जा चुके थे और सब मुस्कुरा कर ये बातें कर रहे थे कि अब कोई भी युद्ध होने वाला नहीं है। तो गोरी ने कहा वापस बोल, क्या बोला? कि सबके मन में ये भाव आ गया कि अब कोई भी युद्ध होने वाला नहीं है। तो कहा चौहान ने क्या कहा कि चौहान ने भी उनकी बात सुनकर समझौते के लिए हाँ कर दी है। तब मोहम्मद गोरी ने कहा मैंने युद्ध जीत लिया। अब आप कहोगे कैसे जीत लिया? सुनो, ये माइंडेड गेम खेल रहा था कौन? मोहम्मद गोरी। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बताऊंगा जिससे तुम पूरा समझ जाओगे। महाभारत के अंदर एक विकलांग पैर का होता है, कौन होता है? बोलो। शकुनी होता है ना। उस शकुनी की हम टीवी में देखते हैं ना महाभारत, और उस महाभारत में शकुनी का किरदार निभाता है एक, तो उसकी रील्स बड़ी खतरनाक चलती है। एक सिर्फ एक ही रील्स, वो ऐसे हाथ करता रहता है बेटा, और आंख भी एक खतरनाक वाली होती है, और वो अपने सहयोगियों को कहता है, बहुत शानदार बात कहता है, और इसी बात पर मोहम्मद गोरी ने युद्ध के परिणाम बदल दिए। वो शकुनी कहता है मेरे बच्चे, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में युद्ध को लड़ा जाता है, जीता जाता है। इसका मतलब समझे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज और पृथ्वीराज के सैनिकों में ये बात फिट कर दी थी कि युद्ध होने वाला, और पूरी रात युद्ध की तैयारी करता रहा कौन? गोरी। मोहम्मद गोरी ने चौहु दिशाओं में, यानी चारों तरफ से जहां चौहान की सेना शिविर डाले खड़ी थी, घेर लिया, और उधर मध्य रात्रि तक तो चौहान के सैनिक धमाधम नाच रहे थे, बिल्कुल जश्न मना रहे थे, और बाद में सभी सोने को चले गए। इंतजार हो रहा था तो सुबह सूरज की किरण का, क्योंकि रात्रि के समय में कभी भी रण क्षेत्र में युद्ध नहीं होता है। नियम और कायदे हुआ करते थे पहले, हर चीज के ध्यान रखिएगा। सुनो, तो स्टूडेंट, और 10,000 हरावल योद्धाओं को मोहम्मद गोरी ने तराइन के मैदान से लगभग 15-20 कोस दूर बिठा दिया था, और उन्हें कहा कि जब मेरा संदेश मिले तब दुश्मन सेना पर इतना भयंकर हमला होना चाहिए कि दुश्मन सेना को संभलने का मौका नहीं मिले। और 10,000 सैनिक एक साथ नहीं आओगे, पंक्तियों में आओगे, और घूम घूम कर क्या करोगे? वार करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक पूरी रणनीति के साथ युद्ध लड़ा किसने? गोरी ने। अब स्टूडेंट, वही तराइन सुबह की किरण के साथ मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने शिविर पर और पृथ्वीराज के ऊपर क्या बोल दिया? हमला बोल दिया। युद्ध बड़ा भयंकर प्रारंभ हुआ। शुरुआती दौर में तो पृथ्वीराज की सेना को संभलने का मौका नहीं मिला था, फिर जैसे तैसे करके संभले और भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध जब मध्य भाग में आया, मध्य भाग का मतलब समझे, मध्य समय में आया, तब मोहम्मद गोरी ने उन 10,000 हरावल योद्धाओं को संदेश भेजा कि अब आओ और घूम घूम कर क्या करो? वार करो। और वो योद्धा 10,000 हरावल का मतलब समझे, जो युद्ध की प्रथम पंक्ति में लड़ा करते थे, और युद्ध की जो प्रथम पंक्ति में सबसे आगे लड़ते थे उनको कहा जाता था हरावल। उसने हरावल सैनिकों को दूर खड़ा रखा। और अब सोचो, हरावल भाग में लड़ने वाला तो योद्धा ही होगा, और वो चुस्त और तंदुरुस्त थे।
मध्य युद्ध के मध्य समय में आए ये 10,000 हरावल योद्धा और घूम घूम के चौहान की सेना पर क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। इस युद्ध के अंदर मेवाड़ के सामंत सिंह थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के, जो मेवाड़ छोड़कर वागड़ चले गए और वहां पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। तो वो कहाँ के हो गए? वागड़ के। वागड़ के सामंत सिंह लड़े, अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आमेर के कछावा राजवंश का पुंजन राय अंतिम क्षणों तक लड़ता रहा और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और भी जो योद्धा थे, काफी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज अपने सैनिकों सहित लड़ रहे थे, पर पृथ्वीराज पर जब खतरा बढ़ा तो पृथ्वीराज के सैनिक सुरक्षित पृथ्वीराज को निकाल कर लेकर जा रहे थे। तब नजर पड़ गई किसकी? गौरी की। तब गौरी ने कहा, नहीं चौहान नहीं, तूने जो गलती की वो गलती मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आज अगर तुझे जिंदा जाने दिया तो अगले युद्ध में मैं नहीं बचूंगा और अगला युद्ध मैं चाहता नहीं हूं। तो पृथ्वीराज चौहान अगर आपको पूछ ले, और आप तो मेंस दे रहे हो, समझ में आया ना? तो ये पूरे पॉइंट माइंड में होने चाहिए। नंबर फर्स्ट आपको पूछेगा तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की असफलता के कारण क्या थे? नंबर फर्स्ट कहोगे अकुशल नेतृत्व, युद्ध के लिए कोई तैयारी नहीं। तीसरा पॉइंट, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को जिंदा जाने देना, ये भी तो कमी थी। तो हमेशा माइंड लगाओ और सोचो, सही एक नहीं है। समकालीन रियासती शासकों का पृथ्वीराज को समर्थन नहीं, क्योंकि उनके साथ विरोचित और दुश्मनी वाले भाव थे। तभी तो जयचंद ने सहायता नहीं दी, कनौज के जयचंद गैडवाल ने, चालुक्यों ने, क्योंकि उनके साथ भी दुश्मनी थी, चंदेलों ने। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पॉइंट माइंड में होंगे तभी तो लिख पाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखे। तो सुनो, तो गौरी ने कहा, नहीं चौहान नहीं, जिंदा तुझे जाने नहीं दूंगा। गौरी और उसके सैनिक आए और सिरसा नामक स्थान पर, बोलो कौन से स्थान पर? सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज को पकड़ा और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। सुनते रहो, क्योंकि इतिहास एक इतिहासकार ने नहीं लिखा। मैंने क्या कहा, आपको इतिहास पढ़ना भी आना चाहिए। और जब ये कहे कोई टीचर के सिरसा में पकड़कर पृथ्वीराज को मौत के घाट उतार दिया, तो इसका मतलब कुछ इतिहासकार का मत है, तभी टीचर बता रहा है। आप सुनो, कुछ इतिहासकारों ने कहा सिरसा में पकड़ा और पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। अब चंद बरदाई, कौन? जो पृथ्वीराज का दरबारी विद्वान था, जिसने लिखा पृथ्वीराज, उस चंद बरदाई ने कहा बिल्कुल पकड़ा पृथ्वीराज को सिरसा में, पर उन्हें मौत के घाट नहीं उतारा। उन्हें यहां से बंदी बनाकर वो गजनी ले गया। कहां ले गया? बोलो। और हिंदुस्तान का कार्यभार सौंपा अपने एक गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? बोलो। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पहले पूरी कहानी बता दूं? अब कुछ इतिहासकारों ने तो सिरसा में ही मौत बताई, किसकी? पृथ्वीराज की। और कुछ इतिहासकार, जिसमें प्रमुख चंद बरदाई कहता है कि नहीं, पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले गया, जेल खाने में बंद कर दिया पृथ्वीराज को। फिर शर्त के अनुसार मोहम्मद गोरी ने स्नान किया और शाही कपड़े पहने और फिर गजनी के पूरे साम्राज्य की जनता को बुलाया। और अगले दिन जब दरबार लगा तो मोहम्मद गोरी अपने उसी साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा और आम पूरी जनता खड़ी थी। तब कहा गौरी ने कि जाओ और जेल खाने से लेकर आओ किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान को लाया गया दरबार में, और जब दरबार में लेकर आए
तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने कहा कि पृथ्वीराज, हमसे बड़ा साम्राज्य आपका था, हमसे बड़े ताकतवर थे, हमने कई युद्धों में आपसे मात खाई है, पर आखिरकार हमने अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध किया है, हम आपसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप हमें झुककर सलाम करो। क्या करो? और दूसरी बात, आप हमारे गुलाम बन जाओ। क्या बन जाओ? गुलाम बन जाओ, हम आपको पूरा हिंदुस्तान उपहार में दे देंगे। ये भी एक राजनीतिज्ञ का गुण था, किसका? मोहम्मद घोरी का। पर वो पूरा नहीं हुआ। क्यों? ये अब आप कहोगे राजनीतिज्ञ गुण कैसा? पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा अगर मोहम्मद घोरी का गुलाम बन जाता, सोचो एक मिनट के लिए, तो घोरी का साम्राज्य विस्तार कितना होता। समझ में आया ना? पर आगे वो क्षत्रिय थे। तो वापस सुनो, इस पॉइंट से पता क्या चलता है कि घोरी राजनीतिज्ञ में निपुण था, और कुशल शासक जो होगा उसमें ये राजनीतिज्ञ के गुण तो होने ही चाहिए। अब सुनो, तो जब ये बात कही, घोरी ने कहा कि हमने अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध किया है, नजरें झुकाओ और हमें क्या करो? सलाम। और तुम अगर हमें सलाम करते हो और हमारे गुलाम बनते हो, तो हम आपको पूरा हिंदुस्तान वापस उपहार में दे रहे हैं। तब सुनो, पृथ्वीराज ने वापस जवाब क्या दिया। आज हम जो पृथ्वीराज को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर और पृथ्वीराज के लिए वीरता और वो मतलब एक सब सम्मान आता है। वो क्यों आता है? सुनना और समझना। पृथ्वीराज को ऐसे ही याद नहीं किया जाता, पृथ्वीराज ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। तब पृथ्वीराज ने कहा कि सुन सुल्तान, हमने दिल्ली के समीप एक पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है, और वो गोविंद राय जो था ना, वो पिथौरागढ़ का दुर्ग रक्षक था। गोविंद राज नहीं था, वो गोविंद राय था। समझ में आया ना? वो पिथौरागढ़ का सेनानायक दुर्ग रक्षक था। तो स्टूडेंट सुनो और समझो। तो कहा कि हमने दिल्ली के समीप, पृथ्वीराज ने कहा, पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और उस पिथौरागढ़ के जेल खाने में हमारे साम्राज्य के तेरे जैसे चोरों को कैद कर रखा है। तेरे जैसे चोरों को, डकैतों को कैद कर रखा है। हम कभी कभार उस पिथौरागढ़ दुर्ग में निरीक्षण करने जाते हैं, तब तेरे जैसे चोर चपाटी हमें झुककर सलाम करते हैं। तो हम क्षत्रिय है, हम कभी भी चोरों को सलाम नहीं करते। और रही बात तेरे उपहार की और तेरी गुलामी की, तो क्षत्रिय है उपहार लेते नहीं, उपहार देते हैं। मतलब समझे कि हम तुम्हारी ना तो गुलामी को स्वीकार करते हैं और ना ही तुम्हें झुककर सलाम करते हैं। तो गोरी ने भी कहा, हम भी देखते हैं इस चोर को। गोरी भी बड़ा खतरनाक था बेटा। गोरी ने कहा, हम भी देखते हैं आप इस चोर को कब तक झुककर सलाम नहीं करते और नजरें नहीं झुकाते हो। भरे दरबार में अपने सैनिकों को कहा कि लोहे के गर्म सरिये लेकर आओ। क्या लेकर आओ? लोहे के सरिये लेकर आओ, और तेल लेकर आओ, गर्म तेल। भरे दरबार के अंदर पृथ्वीराज के शरीर पर वो जो तेल था गरम गरम, उसके छींटे दिए गए, मतलब ऐसे उछाला गया। और लोहे के जो गरम सरिये थे सैनिक लेकर आए और कहा, पूछ रहे हैं सुल्तान के सामने नजरें झुकाकर सलाम करते हो या नहीं। पृथ्वीराज ने कहा, क्षत्रिय है, आंखें फुड़वाना पसंद करेंगे पर नजरें झुकाना नहीं। सैनिकों ने भरे दरबार में स्टूडेंट लोहे के गरम सरिये डाल दिए, किसके? पृथ्वीराज की आंखों में। इतनी वीरता, आंखें फूट जाने के बावजूद भी पृथ्वीराज ने झुककर सलाम
नहीं किया तो गोरी भी इस दृश्य को देखकर कांप गया था कि इतना सच्चा क्षत्रिय। गोरी ने कहा जेल खाने में ले जाओ और इनको तब तक अमानवीय यातनाएं दी जाए जब तक ये हमारे गुलाम बनने को तैयार नहीं हो जाए। अब पृथ्वीराज को जेल खाने में, कैद खाने में काफी दिनों तक यातनाएं दी गई। तब चंद बरदाई कहता है कि मैं सन्यासी के वेश में पहुंचा कहां, बोलो गजनी। और सन्यासी के वेश में गजनी पहुंचकर सीधा गया सुल्तान के दरबार में। और पहले याद रखना, सन्यासियों का बड़ा आदर सम्मान हुआ करता था। तो जब पहुंचा चंद बरदाई, तो चंद बरदाई ने जाकर कहा सुल्तान, मैंने सुना है कि तुमने किसी चौहान योद्धा को पराजित करके कैद किया है। तो सुल्तान ने कहा तुमने सही सुना है सन्यासी, हमने उस चौहान योद्धा को हमने पराजित कर अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की है। तो कहा ये भी बात सही है तुम्हारी, क्योंकि हमने उस चौहान की विजयों की गाथाएं सुनी है। पर एक बात बताना चाहेंगे सुल्तान, वो एकमात्र ऐसा क्षत्रिय है, व्यक्ति है इस समय की पृथ्वी का, कि वो एक खेल ऐसा खेलता है जो इस समय में किसी को भी खेलना नहीं आता है। जब ये बात कही स्टूडेंट, तो कहा कि तुम ये खेल देखना नहीं चाहोगे। किसको कहा? गोरी को। तो गोरी ने कहा सन्यासी वो सच्चा क्षत्रिय है, उसने अपनी आंखें फुड़वा ली, पर हमें हमारे सामने नजरें नहीं झुकाई तो वो खेल कहां से खेलेगा। तब चंद बरदाई ने कहा एक मुलाकात करवाओ, मैं सन्यासी वो क्षत्रिय, मैं उसमें क्षत्रियता के भाव भरूंगा तो वो खेल खेलने को तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट कहा जाता है, गोरी ने कहा कि लेकर जाओ किसको, इस सन्यासी को, और मिलाओ किससे, पृथ्वीराज से। तो बिल्कुल स्टूडेंट चंद बरदाई को जेल खाने की तरफ लाया गया और चंद बरदाई को एक बड़ा जेल खाना था, उसके दरवाजे खोलकर कह दिया गया। कहा तो क्या, अंदर भेज दिया गया। तो चंद बरदाई कहता है अपने पृथ्वीराज राशों में कि जब मैंने जेल खाने में पृथ्वीराज को देखा, अधिपति को देखा, तो उनके शरीर पर चमड़ी नाम की चीज नहीं थी, उनके शरीर के सभी नाखून निकाल लिए गए थे। और जब मैंने देखा तो मुझे यही लग रहा था कि एक मृतक व्यक्ति लटक रहा है। और जब मुझे ये कहा गया कि यही है तुम्हारे सम्राट पृथ्वीराज, तो मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जेल खाने की तरफ बढ़ा। दरवाजे खोले जेल के, अंदर गया मिलने। तो सुनना चंद बरदाई क्या कहता है, और पूरा इतिहास में तुम्हें जब पढ़ाऊंगा तो यहीं पर सुन लेना। हमारे हिंदुस्तान यानी राजस्थान के इतिहास की मैं बात करूं तो 3 योद्धा ऐसे हुए जिनकी आंखों में स्थिति के कारण एक बार आंसू आए। 3 योद्धा ऐसे थे, जिसमें एक थे पृथ्वीराज चौहान, एक थे राणा सांगा और एक थे महाराणा प्रताप। जब चेटक दुनिया छोड़कर गया था उस समय पृथ्वीराज की आंखों में, सॉरी प्रताप की आंखों में क्या थे, आंसू। तो यहां पर देखो सबसे पहले पृथ्वीराज। चंद बरदाई जब जेल खाने में पहुंचा और चंद बरदाई ने आवाज लगाई अधिपति व सम्राट की, तब पृथ्वीराज ने आवाज पहचान ली किसकी, क्योंकि ये बचपन से ही अच्छे और बढ़िया मित्र थे। इनके दरबारी विद्वान भी थे। ये क्या थे? दरबारी विद्वान भी थे। भाई साहब, ये आपके बुक से लेनी है।
आज हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे, मैडम के होंगे, इसलिए मैंने कहा जीती है सबकी भेज दे। एक बात तुम्हें ये भी बता दूं स्टूडेंट, कि मैं जो तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ पहले बता दिया होगा कि नहीं बताया। मैं जो तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट का मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर सब्जेक्ट में क्रेज इतना भयंकर आया कि मेरे पास हिस्ट्री की 8 लाख प्लस किताबें हैं, 8 लाख रुपए की, समझ गए, इतना क्रेज। और अभी देख लो मैडम को इतना पता है कि मेरे से ज्यादा हिस्ट्री से प्रेम है, तो उन्होंने किताबें देखी तो सीधा आपके सामने कहा कि ये देखो आपकी किताबें, तो मैंने कहा ले ले। तभी तो मैंने आपको बात कही कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा निकलेगी तो तुम्हें कुछ सिखा के जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट। मेरे को बस प्रॉपर गाइड मिला था, और प्रॉपर गाइड किसी का नहीं मिला, बड़े भाई का मिला था। उसकी भी एक घटना बताऊंगा, हिस्ट्री पढ़ने का रीजन किया था। वो एक कहावत है ना, ठुकरा के इंतकाम देखेगा, है ना, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं। हाँ, उसका पूरी बताऊंगा डेटा, पर पॉइंट ऐसा आएगा तब, समझ में आया ना। तो बिल्कुल वहां से क्रेज जगा और मुझे प्रॉपर गाइड मिलता रहा बड़े भाई का, और बड़े भाई की वजह से ही मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ता गया, प्रॉपर गाइड मिलता गया, मैं किताबें पढ़ता गया, रानियों में धुन लग गई। और ये तुम सोचते हो कि अब जैसे मैं ये कहानियां सुना रहा हूं ना आपको, तो आपके माइंड में भी आएगा कि यार कभी सर से पूछूंगा कि ये कहानियां कौन सी किताब में, दिमाग में से कचरा निकाल देना, एक भी किताब में कहानियां नहीं है। खूब सारी किताबें पढ़ते हैं ना तो कंटेंट जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, और ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, कहानी। समझ में आया ना, तो इस बात को ध्यान रखे, तो वो वाली चीज है। आज 8-10 किताबें तो आ ही जाएगी यूं। और सुनो, बिल्कुल फैक्ट है, मैं बता रहा हूं स्टूडेंट कि मैं अभी पिछले 3-4 महीनों में स्पष्ट बताऊंगा, मैंने किताबें नहीं खरीदी क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अभी पिछला सन 26 जनवरी नहीं 25 को मैं जल्दी फ्री हो गया, या 24 को छुट्टी थी, फंक्शन था ना रक्तशाला का, तो मेरी तो प्योरली छुट्टी थी क्योंकि शाम को मुझे RS उत्कर्ष पे क्लास लेनी थी, प्योरली छुट्टी थी। तो आया मार्केट की तरफ खाने के लिए कुछ, तभी याद आ गया किताबें, तो उस दिन मैं किताबें और लेकर गया, और आज किताबें 10 एक और आ जाए। पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, हर 2 महीने 3 महीने में 15-20 हजार की किताबें खरीदता हूं, क्योंकि जब रहेगी तभी तो पढ़ेंगे, जब रहेगी नई किताबें तो पढ़ेंगे क्या, इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो, तो स्टूडेंट, जब पृथ्वीराज को चंद बरदाई और पृथ्वीराज दोनों मित्र थे, क्या थे, और दरबारी विद्वान भी था चंद बरदाई किसका, पृथ्वीराज का। तो स्टूडेंट, जब चंद बरदाई अपने रासो ग्रंथ में कहता है कि जब मैंने पृथ्वीराज को अधिपति के नाम से पुकारा, तब पृथ्वीराज ने जब मेरी आवाज को पहचाना, तो पृथ्वीराज ऊपर यूं देख देख कर जोर जोर से रोने लगे थे, आंखों में अश्रुधाराएं बहने लगी थी, और ये कह रहे थे अधिपति कि हे मेरे मित्र, कटार निकाल और मेरे प्राण हर ले, क्योंकि मैं दुश्मन के हाथों से मरना पसंद नहीं करता, इससे अच्छा है कि मैं मेरे मित्र के हाथों से मरूं। और मेरे में अब इतना भुजबल नहीं रहा कि मैं दुश्मन की यातनाओं को और सहन कर सकूं। ये कहकर चंद बरदाई कह रहा था कि पहली बार मैंने अधिपति की आंखों में आंसू देखे थे। तब चंद बरदाई ने वापस पृथ्वीराज का मनोबल बढ़ाने के लिए बात कही जयानक की कि याद कीजिए अधिपति, तुम चाह मान हो, और चाह मान में न का मतलब होता है नीति, योजना और सिद्धांत।
और योजना यह है कि चाहमान कुल का राजा योद्धा तब तक नहीं मर सकता जब तक दुश्मन जिंदा हो। जब ये बात कही तो पृथ्वीराज ने कहा तेरी बात सत्य है, पर हमारे शरीर को देखो, हमारी सभी शक्तियां क्षीण हो चुकी है, हम वो अब अधिपति नहीं रहे। तब स्टूडेंट वापस चंद्रबरदाई ने कहा मेरे अधिपति को दुश्मन को समाप्त करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं है। तो पृथ्वीराज ने कहा बरदाई तू सीधा बता, कहना क्या चाहता है। तब कहा कि याद कीजिए इस पृथ्वी पर आप एकमात्र ऐसे योद्धा हो और चाहमान कुल में चाह की खूबी है चाप, धनुर्विद्या में निपुण, और तुम एकमात्र इस पृथ्वी के अभी सृष्टि के योद्धा हो जिन्हें शब्द भेदी बाण चलाना आता है। तब ये बात सुनी तो पृथ्वीराज ने कहा कि शब्द भेदी बाण तो मैं आज भी चला सकता हूं। तो कहा अधिपति कुछ ही दिनों में एक खेल का आयोजन होगा। किसका? खेल का आयोजन होगा। खेल के आयोजन में आपको बाहर बुलाया जाएगा, तीर और बाण तुम्हारे हाथों में दी जाएगी, तुम्हें जिस दिशा में खड़ा किया जाए उसके विपरीत दिशा में गोरी बैठा होगा। जिस दिशा में तुम्हें खड़ा किया जाए उसके विपरीत दिशा में गोरी बैठा होगा, और निशाना में उतनी ही ऊंचाई पर लगवाऊंगा जितनी ऊंचाई पर गोरी बैठा होगा। मैं शब्दों के माध्यम से उस निशाने की ऊंचाई बताऊंगा। तुम्हें जिस दिशा में खड़ा किया जाए उसके विपरीत दिशा में उतनी ही ऊंचाई पर क्या चलाना है? बाण चलाना है। वो बाण जाकर लगेगा किसको? गोरी को। जब ये पूरी बात और योजना बताई किसने? चंद्रबरदाई ने। तो पृथ्वीराज ने कहा कि चंद्रबरदाई दुश्मन अब ज्यादा दिनों का नहीं है। चंद्रबरदाई ने गले लगाया पृथ्वीराज को, उनका आशीर्वाद भी लिया और वापस आ गया और कहा गोरी को कि खेल की तैयारी करो, चौहान खेल खेलने को तैयार। थोड़े दिनों बाद बिल्कुल खेल का आयोजन किया गया। गजनी की पूरी जनता को बुलाया गया। गोरी खुद खुले में उसके लिए बैठने के लिए सिंहासन लगाया गया ऊंचाई पर, और पूरी गजनी की जनता खड़ी थी। गोरी ने आदेश दिया कि जाओ चौहान को जेल खाने से लेकर आओ। वहीं पर चंद्रबरदाई भी था। ये वीडियो दिखा दोगे आप? यूट्यूब पर जाकर लिखो पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण, ठीक है? अभी आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, पर उसके पहले समझाएंगे आपको। आप मुझे दिखा देना पहले ना, कौन सा लगाना है और कौन सा नहीं। तो सुनो, तो स्टूडेंट पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। जब पृथ्वीराज चौहान को लाया गया स्टूडेंट, तो बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान को लेकर आए तो गोरी ने कहा कि पृथ्वीराज खेलो अपना खेल, हम भी देखेंगे कि तुम्हें ऐसा कौन सा खेल खेलना आता है। तब स्टूडेंट पृथ्वीराज चौहान ने बाहर आते ही मना कर दिया कि मैं कोई भी खेल नहीं खेलूंगा। क्यों? सुनो, क्योंकि चाह मन में न का मतलब है वह राजा जो नीतियां, योजना और सिद्धांत बनाकर काम करता हो। और यहाँ पर एक नीति ये थी कि अगर पृथ्वीराज सीधा बाहर आकर हाँ कर देते तो गोरी समझ जाता कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज आपस में मिले हुए हैं। तो पृथ्वीराज ने बाहर आकर तीर चलाने के लिए, बाण चलाने के लिए मना कर दिया। तब गोरी ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इस चौहान के शरीर पर कोड़े मारे जाए। आम जनता के सामने कोड़े मारे गए। काफी देर तक कोड़े मारे गए। बाद में पृथ्वीराज ने कहा कि हाँ मैं खेलूंगा
खेल और चलाऊंगा शब्द भेदी बाण। तब स्टूडेंट पृथ्वीराज के हाथ खोले गए, तीर और बाण हाथ में दी गई। तब ज्यों ही पृथ्वीराज तीर और बाण हाथ में लेते हैं, तब घोरी की नजर होती है चंद बरदाई पर। किस पर? और इशारा करता है चौहान के सामने, बोलकर कहता रुक जाओ चौहान, रुक जाओ। और देख किसके सामने रहा है? चंद बरदाई की। का रुक जाओ चौहान, हमें शक है कि तुम्हारी आंखें बड़ी दगाबाज है, तुम्हारी आंखों से तुम्हें अभी भी दिखाई दे रहा है, और हम तुम्हारा ये खेल निष्पक्ष रूप से देखना चाहते हैं, इसलिए इन आंखों को और फोड़ना पड़ेगा। सैनिकों को आदेश दिया कि पृथ्वीराज की आंखों में लोहे के गर्म सरिये डाले जाए, और शरीर पर और वही नमक मिर्ची फेंकी गई, और आंखों में नमक मिर्ची डालकर फिर काली पट्टी बांधी गई। और देख किसके सामने रहा था गोरी? चंद बरदाई के। चंद बरदाई अंदर ही अंदर से रो रहा था, पर उसको पता था कि आंसू का एक कतरा अगर आंख से निकला तो गोरी सब समझ जाएगा, इसलिए वो झूठी मुस्कान लिए खड़ा था। जब इतना सब कुछ किया गया और चंद बरदाई को गोरी देख रहा था, कुछ भी नहीं किया चंद बरदाई ने। गोरी ये सोच रहा था कि जब मैं यातनाएं दूंगा चौहान को तो दर्द होगा किसको, अगर मिला हुआ है तो। और ये यातनाएं देखकर चंद बरदाई अपने को रोक नहीं पाएगा, और ज्यों ही ये कुछ कदम उठाएगा मैं दोनों को मौत के घाट उतरवा दूंगा। पर चंद बरदाई ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और जब कुछ भी नहीं किया, तब गोरी ने कहा कि अब खेलो चौहान, तुम कैसा खेल खेलते हो। अपने सिंहासन पर बैठ गया। पृथ्वीराज के पूरा बदन कांप रहा था, क्योंकि सोचो हमारी अंगुली पर एक छोटी सी चोट लगती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं सीधा, और डॉक्टर हमें 15 दिन का ट्रीटमेंट देता है। फैक्ट ठीक नहीं है? तो सोचो चाहमान को, चौहान को कितनी बड़ी यातनाएं दी गई थी। हाँ, ये लगा दो पूरा, पर दिखाना है सिर्फ लास्ट एंडिंग वाला ही, क्योंकि 21 मिनट का है, और इसको बॉलीवुड सिनेमा घर नहीं बनाना है ना। ये लगा दो और फिर इनको दिखा दो। तो सुनो, पहले कहानी सुनो, फिर वीडियो दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, पृथ्वीराज चौहान ने आखिरकार तीर और बाण उठाया, विपरीत दिशा में खड़ा किया गया था। जैसे सपोज करो ऐसे खड़े थे तो गोरी इधर बैठा था, तो तीर मुड़कर चलाएंगे इधर, सही है कि नहीं है? तो पृथ्वीराज चौहान को उधर खड़ा किया गया था, निशाना भी उधर लगाया गया था, पर विपरीत दिशा में तीर चलाना था। तब स्टूडेंट पृथ्वीराज चौहान ने तीर बाण लिए। तब चंद बरदाई ने दोहे के रूप में ऊंचाई बताई किसकी? सुल्तान की, और कहा 4 बांस 24 गज। जब ये बात कही तो पृथ्वीराज ने प्रत्यंचा को खींचा, और खींचकर 4 बांस जो होते हैं उतनी ऊंचाई पर ली, 24 गज, 4 बांस के ऊपर 24 गज और ऊंचा कर लिया। फिर कहा 8 अंगुल परमाण, यानी 4 बांस के ऊपर 24 गज, और 24 गज के ऊपर कितनी अंगुलियां? 8 अंगुलियां। कहा कि 4 बांस 24 गज और उसके ऊपर 8 अंगुलियों जितनी ऊंचाई पर बैठा है कौन? सुल्तान। तीर चलाओ और चूकना मत, ये बात बोली। और दोहे के रूप में कहा 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान, मत चूके चौहान। ये चौहान कहते ही तो विपरीत दिशा में मुड़े पृथ्वीराज, और बाण गया गोरी की सिर पर, पलके झुककर वापस खोल रहा था, तब तक तो बाण गले को भेद गया। ज्यों ही गले को भेद गया बाण, तो चंद बरदाई भाग कर गया किसके पास?
पृथ्वीराज के पास और कहा, अधिपति इस दुनिया में दुश्मन अब नहीं रहा। तब पृथ्वीराज ने कहा, हे मित्र, अब देरी मत कर, मैं दुश्मनों के हाथों से मरना पसंद नहीं करूंगा। दुश्मनों की जंजीरों से और गुलामी से तो बेहतर है मैं मौत को गले लगा लूं। अपनी कटार निकाल, देरी मत कर और मेरे प्राण हर ले। तब चंद्रबरदाई ने अपनी कटार निकाली, प्राण हरे किसके? पृथ्वीराज के। और बाद में चंद्रबरदाई ने कहा कि जब अधिपति इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगा। उसी कटार से चंद्रबरदाई ने अपने प्राण भी हर लिए। ये थी आपकी पूरी घटना जो बताई चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार। तो सुनो, वो चौहान योद्धा जिसने अपनी आंखें फुड़वाई, इतनी यातनाएं सहन की, तो किसकी वजह से? बोलो, अपने धर्म के और अपने कुल के लिए। तभी तो आज पृथ्वीराज का नाम आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में भाव आ जाता है। हाँ, काफी जगह दिखाया हुआ है, चलाओ तुम तो बेशक। अच्छी लगी कहानी? फील हुआ कुछ? और इतिहास जब फील होने लग जाए तो समझ लेना कि इतिहास को पढ़ने का तरीका आ गया है। अरे आया ना? और थोड़ी देर के लिए यूं लगा कि नहीं लगा, साला मैं क्यों नहीं था वहां पर, है ना? हाँ, यही तो इतिहास है। हाँ, एक भाई कह रहा है, ऑनलाइन वाले तो वो रोने के इमोजी भेज रहे हैं। हाँ, पर फिर ये स्टोरी लिखी किसने? हाँ, पृथ्वीराज रासो लिखना किसने? चंद्रबरदाई तो। यही तो बात है, सुनो। चंद्रबरदाई ने तो ग्रंथ जब वो गया था तब यही छोड़ के गया, और लिखा हुआ तो काफी था ही था। चंद्रबरदाई के बाद उसका पुत्र हुआ जलहण। कौन हुआ? जलहण गया गजनी की तरफ, और वहां की आम जनता से जानकारी लेकर उसने इस ग्रंथ को क्या किया? पूर्ण किया। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को याद रखें। सर भावुक हो गए, सर रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, रो लो। एक बात ध्यान रखना, कितना भी दुख होता है ना, अपने आप को अकेला फील करो तो किसी के सामने मत रो, अकेले जाकर रो लो। और ये भी फैक्ट है, रोने से दिल को सुकून मिलता है, ये भी फैक्ट है। क्योंकि वो जो भार होता है ना, हम किसी को कह नहीं पाते, तो रोने से क्या होता है, हमारा थोड़ा दर्द जो होता है वो रोकर हम बहा देते हैं, तो नॉर्मल हो जाता है। मैं तो खुद भी कई बार काइलाना झील पर जाकर दाया धमाधम, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना एक बात, हर हंसता हुआ चेहरा खुश नसीब नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें। हाँ है, क्या कह रहा है जयानक ने? उसमें पूरी पृथ्वीराज की मिलती, पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान थे तो पृथ्वीराज पे ग्रंथ लिखे, तो पूर्णतः आपके तराइन के युद्धों की और पृथ्वीराज की उपलब्धियों की। और बोलो, जयानक याद रखना कश्मीरी पंडित था, फिर आ गया कहाँ? पृथ्वीराज के दरबार में। और इसने जो ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज विजय, पुष्कर झील के किनारे लिखा। कौन सी झील? हाँ, उधर से मंद मंद हवाएं आती थी और दे धमाधम ग्रंथ लिखता था। कौन? जयानक। हाँ, वो ग्रंथ लिखता था, मैं उसके पास बैठा रहता था। वो मुझे कहता था तदंतर मीमा में उत्ती थी सुबह मिति, तो मैं कहता स्वाहा। सर लगता है हमारी
हिस्ट्री के प्रति रुचि ज्यादा ही बढ़ती जा रही। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट चेंज करो और हिस्ट्री लो, पर ध्यान रखना हिस्ट्री जो तुम पढ़ते हो ना, ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मैंने तो आपको पूरी चीज बताई है, तुम एक बार मार्केट से हिस्ट्री की बुक लेकर आओ और पढ़ना, सारा कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। समझ में आया क्या? क्योंकि किताबें जो मिलती है बाहर, वो सिर्फ सत्य पॉइंट बताती है, मतलब जो हुआ सीधे पॉइंट लिख दिए, बैक स्टेज की कहानी नहीं बताती है। समझ में आया ना? और सत्य बात, कभी भी सत्य बात पर ना तो कोई भरोसा करता है और ना ही सत्य बात हमें कभी याद होती है। सत्य की बात कब याद होती है? जब पिछली वाली कहानी पूरी पता हो। समझ में आया ना? हाथ लगाओ ना। और कोई भी बोल गया तो मार दूंगा साढ़े को, फिर आगे वीडियो एक भी नहीं दिखाऊंगा। समझ में है ना? अच्छा लगे तो लास्ट में सिर्फ क्लैपिंग कर देनी, बिना फालतू का वो हाई हुल्लड़ किया ना, ध्यान रखना। आवाज आ रही है? सैनिकों, हाँ, युद्ध के लिए तैयार और हो आगे जाओ। ले लो थोड़ा, यहीं से मर जाएगा। आंखों को फीलिंग आ रही है बेटों को, ठीक है? मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। अब आवाज क्या नहीं तुम सुन भूल लो। गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें 16 बार माफी की भीख दी थी? भीख। सुनो, सैनिकों, बंदी बनाकर इसे भी इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। एनिमेशन वीडियो है ना? इसके माध्यम से ही आप समझ लो। मित्र, मैंने जीवन में गौरी को 16 बार माफ करके गलती की। मुझे अभी भी यदि एक अवसर मिल जाए तो मोहम्मद गौरी का वध कर दूं। सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। मित्र, सुना आपने? गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, जिसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्दभेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। हमें यह अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्रबरदाई, क्या तुम भूल गए हो कि हमारी आंखें फोड़ दी गई हैं? अतः ऐसे में तीरंदाजी कैसे संभव है? महाराज, आप बस देखते जाइए। सिपाही, हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद्रबरदाई को दरबार में पेश किया जाता है। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है, उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या? एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का यह करतब देखा ही कहां है? आंखें ना होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। असंभव, असंभव। आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका यह हुनर भी देख लेंगे। और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। समझे? मुझे मंजूर है। गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। आप शब्दभेद कला में निपुण हैं। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर बाण चला देना। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहां बैठा है? दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहां बैठा है।
और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। सुल्तान, तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर तीर चलाएंगे, लेकिन सुल्तान, आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य बेध कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने योजना बनाई थी कि गौरी को मारने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु हम अपने प्राण त्याग देंगे। अतः दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। ये था एनिमेशन वीडियो। एनिमेशन का मतलब इसी बात पर एनिमेशन वीडियोस बनाया गया। तो हम क्या करते हैं, अगर चीज पड़ी है और उसी चीज को अगर चलचित्र के अंदर देख लेते हैं ना, चीज हमें फॉरएवर के लिए याद हो जाती। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो इस बात को ध्यान रखें। ये थे कौन? हमारे महान चौहान शिरोमणि अधिपति सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अब सुनो, अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे सुनो। जब पृथ्वीराज चौहान ने संपूर्ण गजनी के साम्राज्य की जनता और पूरे सैनिकों के सामने पृथ्वीराज को गौरी को शब्द भेदी बाण से मौत के घाट उतारा था, तो याद रखना स्टूडेंट, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। मौत के घाट उतारा था, तब वहां के गौरी के जो सेनानायक और सरदार जो थे, उन सब ने ये निर्णय लिया कि एक क्षत्रिय भारी पड़ा हम सब पर और मार गिराया हमारे सुल्तान को, तो इस क्षत्रिय को जमीन के नीचे भी शांति से सोने नहीं देना है। तो कहा कि इस पृथ्वीराज की कब्र ऐसे स्थान पर बनाओ जहां से आम लोग आते जाते रहते हैं। तो एक चौराहे पर पृथ्वीराज की कब्र बनाई गई और कब्र के ऊपर रखा गया जूता। आता जाता हर व्यक्ति उस कब्र से वो जूता उठाता और मारता किस पर? कब्र पर। ये परंपरा चली वहां पर। फिर सुनो, ये तो बात 1192 की थी। अभी 1990 के बाद की बात है, 1990 के आसपास की बात है। एक फूलन देवी करके कोई थी और उसकी हत्या शायद आई थिंक शेर सिंह राणा ने की। शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। किसको? शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। तब वहीं पर कुछ अफगान पठानों से मुलाकात और थोड़ी लड़ाई फाइटिंग हो गई थी। तब उन पठानों ने कहा था, अफगान के पठानों ने कहा था कि हिंदुस्तानी बड़े खतरनाक भी होते पर करना कुछ भी नहीं जानते। तब शेर सिंह राणा ने कहा मुलाकात होगी तो वो भी बता देंगे। तो वापस पठानों ने ये कहा कि तुम्हारी ही तरह बड़ी बहादुरी दिखा रहा था हजारों साल पहले एक पृथ्वीराज, कोई हिंदुस्तान का सम्राट था जो हमारी पूरी जनता के सामने इस घटना को घटित कर दिया, पर आज तक हमने उनको चैन से सोने भी नहीं दिया। ये बात पता चली किसको? शेर सिंह राणा को। तब उन्होंने उसी दिन
तय कर लिया था कि मेरी लाइफ का गोल एक ही है। तो उसी दिन उन्होंने खुद ने जेलर को पत्र लिखकर कहा कि तिहाड़ की जेल की दीवारें ज्यादा दिनों तक शेर सिंह राणा को रोक नहीं पाएगी। शेर सिंह राणा वहां से भागने में सफल रहे। फिर वही नकल मतलब दाढ़ी बढ़ाई, थोड़े बाल भी बढ़ाए, पठानी लुक लेकर आए, फर्जी पासपोर्ट वीजा बनाया और गए कहाँ? अफगान। गजनी जो है वर्तमान में अफगान, और वहां गए और जहां पर पृथ्वीराज की कब्र बनी हुई थी, जहां ये परंपरा चल रही थी, उस कब्र को खोदा रात्रि के समय, और वहां से पृथ्वीराज की क्या लेकर आए? अस्थियां, और विधि विधान पूर्वक पृथ्वीराज की अस्थियों का यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाया और गंगा के अंदर उनको प्रवेश करवाया। ये थे कौन? शेर सिंह राणा। और इसी शेर सिंह राणा के ऊपर मूवी भी आ रही है, 2024 या 25 तक आ जाएगी। तो एक बात सुन लो, मूवीज वो देखो जिससे हमारा अतीत जानने को मिले, जिससे राष्ट्र भाव पैदा हो। समझ में आया कि नहीं आया? मूवीज एंटरटेन के लिए देखो, मना नहीं करूंगा, वरना ऐसी मूवीज से दरकिनार रहो जहां पर बिगड़ने की सीख ज्यादा मिले। और आज के समय में कहते हैं ना, जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। आज इसके अंदर युवा जो जनरेशन है, इंडिया की बात करूं तो देश प्रेम की बात कम करती है, और बड़े बड़े जो डॉन हुए उनको फॉलो करती है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उनको तवज्जो ज्यादा दी जा रही। मूवीज भी आती तो ऐसी ही आती है, तो जैसा देखेंगे वैसा ही सीखेंगे, वो वाली बात है। तो ये पृथ्वीराज चौहान थे। अब सुनो, कल जो मैंने पॉइंट लिखा है, काफी लिखा है पॉइंट, शायद ये लिखा रहा था मैं कि सुनना कि तराइन के युद्धों का विस्तृत वर्णन जो मिलता है वो एक चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों में, एक हसन निजामी के ताज उल मासिर में, और एक मिलता है स्टूडेंट, एक और विद्वान है जिसका नाम है मिनहाज उल सिराज। ये विद्वान का नाम है, कोई ये मत सोचना ये ग्रंथ है, ऐसा ही नाम है। मैं क्या कर सकता हूं, नाम मैंने थोड़ी रखा है जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो। विद्वान का नाम है मिनहाज उल सिराज, और उसने ग्रंथ लिखा तबकात ए नासिरी। समझ में आया ना? अस्थियां नहीं, मिट्टी लाए बस। अरे हाँ, हे भगवान, कि तू खाना खाया? कि हाँ। कि खाने में क्या खाई? कि पानी वाली दाल खाई। अरे दाल तो गिटली ना बाढ़ ली ना, अब वो पानी वाली थी या चाहे कैसी भी थी, खा ली। अरे मिट्टी रूपी वही क्या थी? अस्थिया ही तो थी। समझ में आया? लिख ले अब जल्दी से, अब फास्टली लिखो। पृथ्वीराज चौहान से के जैसे जैसे एक और बड़े योद्धा आ रहे हैं, हमीर देव चौहान। जल्दी लिखो। आवाज नहीं, आवाज क्यों कर रहे हो? यह आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ध्यान रखना। लिखो जल्दी से। रुको, मैं लिखूंगा ग्रंथ का नाम, वरना तुम खुद नया ग्रंथ की रचना कर दोगे अभी, क्योंकि इनके नाम ही ऐसे ही हुए। नंबर फर्स्ट, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो। दूसरा, हसन निजामी। ताज उल माशिर। ताजुल मासिर।
और अगले का नाम था मिनहाज उल सिराज। आपको पूरा नाम याद नहीं हो तो आप याद कर लो सिर्फ सिराज। ओके। तबकात ए नासिरी। ओके, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अब देखो, सुनो मेरी बात। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि सबसे पहले अधीनता का प्रस्ताव देकर कायम उल मुल्क को भेजा, बाद में रुकनुद्दीन हमजा को मिला भेजा, तो ये विस्तृत जानकारियाँ ताजुल माशिर और तबकाते नासिरी में मिलती है। इन्हीं से बुकें बनी और बुकों से हमें पता चला और हमने आपको बताया। ऐसा नहीं कि रात को मुझे कायमुल मुल्क ने आकर कहा था और मैंने आपको आकर बता दिया। नो, समझ में आया ना? लिखो जल्दी से। गुरुजी एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? अभी तो कई बार जीतूंगा। हाँ, बस यही बचा है। साला तुम मेरा दिल जीत रहे हो, मैं तुम्हारा दिल जीत रहा हूं, और इस उम्र में जिसको दिल जीतना चाहिए वो तो जीत नहीं रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो इस बात को भी ध्यान रखें। हाँ, तो सुनो, ये लिख लिया पॉइंट। अब लिखो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध के बाद, लिखो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध के बाद सिरसा, सिरसा कहाँ है ये? बिल्कुल, सिरसा लिखकर कोष्टक में लिखो HR। HR का मतलब हरियाणा। सिरसा नामक स्थान से पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया। लिख लिया? अब लिखो चंद बरदाई द्वारा रचित, चंद बरदाई द्वारा रचित चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार गोरी, गोरी पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज को पकड़कर कहाँ ले गया? हाँ, गजनी ले गया, गजनी ले गया। अब समझ में आ गया ना? अब मेरी बात सुनो, अब मैं इतना ही लिखाऊंगा, समझ में आया ना, जिससे दोनों मत आ जाएंगे। अब पहले एक बात सुनो और अभी डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी तुम महान विद्वान हो। क्या हो? और महान विद्वान से मैं तुम्हें साधारण आदमी बनाना चाहता हूं, महान विद्वान नहीं बनाना चाहता हूं, सिर्फ साधारण आदमी बनाना चाहता हूं। तो सुन लो महान विद्वानों, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया और मुझे पता है पृथ्वीराज तुम्हें काफी याद भी हो गया। अब जब इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होगी, क्या होगी? और सर तुम्हें पढ़ाएंगे गुलाम वंश। क्या पढ़ाएंगे? तो जब गुलाम वंश पढ़ाएंगे तो सर मोहम्मद गोरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि गुलाम वंश गोरी की मृत्यु के बाद ही प्रारंभ हुआ। तो सर इंडियन हिस्ट्री वाले कहेंगे कि 1206 में गोरी
सिंध के खोखरों से लड़ता हुआ मारा गया। ये बात इंडियन हिस्ट्री वाले सर कहेंगे तो आप फटाक से कहोगे सर 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 वापस बोलना, तो क्या कहा आपने? तो सर कहेंगे 1206 में मोहम्मद गोरी सिंध के खोखरों से लड़ता हुआ मारा गया। आप सीधा कहोगे इस सर को पढ़ाना ही नहीं आता, क्योंकि शब्द भेदी बाण से मारा था पृथ्वीराज ने किसको? सुनो, यही तो बात है। इतिहास कहता है कि मुझे पढ़ने और समझने से पहले मेरे कुछ रूल्स जान लो। अब ये दो बातें क्यों? सही है ना? तो सुनो, आपसे सीधा पूछता हूं, इतिहास सिर्फ एक ही व्यक्ति लिखता तो हम कितनी बात पढ़ते? इतिहास खूब सारे इतिहासकारों ने लिखा है। चंद बरदाई जो था वो पृथ्वीराज का विद्वान था, और हम इतिहास जब राजस्थान का पढ़ेंगे तो महत्व देंगे चंद बरदाई की बात को, और जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब महत्व नहीं दोगे किसको? चंद बरदाई को। तब तुम दूसरे विद्वानों की बात के अनुसार याद रखोगे कि मोहम्मद गोरी सिंध के खोखरों से लड़ता हुआ मारा गया। समझ में आया कि नहीं आया? जब विद्वानों के अनुसार तुमने मत पढ़ लिया तो समझ लो चीज परफेक्टली याद हो गई। तो ये चीजें होती है। जब इंडियन हिस्ट्री वाले सर ये बात बताए तो तुम्हें बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए, पर ये स्टूडेंटों का डाउट क्लियर करेगा कौन? टीचर। तभी समझ पाएगा, वरना बच्चे और स्टूडेंट बड़े खुरापाती होता है। टीचर ने कुछ और पढ़ाया, किताब में कुछ और लिखा हुआ है, तो वो सीधा कहता कल आने दे, क्लास में रेल बनाता हूँ। हमेशा हमारी रेल बनाते हैं, आज मौका मिला है। बिल्कुल सही, क्योंकि स्टूडेंट के पास वो चीज है, उसने वो पढ़ी, तो अब उसके माइंड से डाउट क्लियर करो कि ये चीज यहाँ पर क्यों लिखी हुई है, और वो डाउट क्लियर कौन करेगा? टीचर। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया ना कि जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ो तो आप महत्व दोगे वही 1206 वाला, और राजस्थान पढ़ो तब आप महत्व दोगे चंद बरदाई वाला। समझ में आया ना? ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब अगले पॉइंट में लिखो, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम मैंने जीवन परिचय में लिखा दिया था ना, नाट्यरंबा। अब लिखो अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, हेडिंग डाल दो पृथ्वीराज का कला एवं साहित्य विभाग, या सीधा लिख दो कला एवं साहित्य विभाग। सर कल के क्वेश्चंस का आंसर क्या? कल क्वेश्चंस क्या दिया था रे? हाँ, कि पृथ्वीराज ने गोरी के किस सेना नायक को पराजित कर पंजाब पर अधिकार किया? काजी जियाउद्दीन। कौन था? हाँ मैं लिख रहा हूं, तुम कुछ नाम और मत लिख देना। हाँ, काजी जियाउद्दीन लिख लो, काजी जियाउद्दीन लिख लिया? ओके। सर हम मार्केट से आपकी बुक लेकर आ जाएंगे। मेरी बुक 100% आएगी, पर उसके लिए आपको 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। कितना? बोलो। टेंशन मत लो। तुम कहोगे 2 साल बाद में क्या करेंगे? टेंशन मत लो, बुक इतनी भयानक आएगी कि ऑटोमेटिकली तुम्हें वो कहानियां क्लासों की याद आ जाएगी। अभी तो भारमली नहीं आई है, भारमली आएगी तब होगा दिनक दिनक दिनता। समझ में आया ना? तो ये कहानियां सुनोगे तो 2 साल बाद में भी तुम्हें अगर पता चल गया कि यार उन सर की बुक आई है, तो आप कहोगे चाहे कुछ भी हो जाओ मैं बुक तो लूंगा। और बुक में अभी भी बता रहा हूं, प्लान पूरा चल रहा है पर टाइम नहीं मिल रहा है, और बुक इतनी भयंकर आएगी। समझ गए ना? हाँ, मतलब बुक राजवंशों की निकालूंगा अलग और मॉडर्न की निकालूंगा अलग।
पर बुक में स्टूडेंटों की सरल भाषा के लिए सिर्फ लैंग्वेज मैं लिखूंगा। ऐसे नहीं कि उस किताब को उठाया और उसका मैटर है जू का जू कह दिया छाप दे वाड़ दे इसमें। नो, लैंग्वेज सिंपल भाषा में जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, वही लैंग्वेज में बिल्कुल दूंगा। और कहानियाँ पूरी की पूरी सिंपल भाषा में आएगी, पूरी एक साथ ही मिल जाएगी तुम्हें। समझ में आया ना? इसलिए टाइम, तभी तो कहते हैं वेट एंड वॉच। और अच्छी चीज के लिए समय तो लगता है। लिखो जल्दी से। हाँ, कला एवं साहित्य विभाग लिख दिया। लिखो, पृथ्वीराज ने कला एवं साहित्य विभाग का अध्यक्ष, पृथ्वीराज ने कला एवं साहित्य विभाग का अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। किसको बनाया? पद्मनाभ को बनाया। पद्मनाभ को बनाया। बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिख लो जल्दी से। पद्मनाभ को बनाया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। अगले पॉइंट में लिखो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान किसके? पृथ्वीराज चौहान के। लिखो, सबसे पहला वही चंद बरदाई। और चंद बरदाई को प्यार से कौन सा भट्ट कहते थे? पृथ्वी भट्ट। आपको पता है मैंने चंद बरदाई से रिलेटेड सवाल पूछा था, किसी को पता है? किसको पता है? हाथ खड़ा करना। हाँ, जो मैंने पूछा था यूट्यूब के माध्यम से। अब किसी को तो पता ही नहीं सर किसकी बात कर रहे हैं। सुनो, हमारे आरएएस का उत्कर्ष चैनल है, आरएएस का अलग चैनल है, आरएएस उत्कर्ष। उसको बिल्कुल तुम भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट वहाँ पर हम टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं वो तो टॉप लेवल का पढ़ाते ही है, पर हर 15 दिन बाद वहाँ पर एक टीचर की क्लास लगती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे ने एक महीने में क्या पढ़ा, 2 घंटों की हम क्लास लेकर आते हैं और उसमें पूरा क्या करवा देते हैं? रिवाइज। समझ में आया ना? तो वहीं पर मैंने क्वेश्चंस पूछा था कि चंद बरदाई का एक प्रतिद्वंदी था जिसके साथ चंद बरदाई का शास्त्रार्थ हुआ, पर वो विद्वान शास्त्रार्थ में हार गया और जीता कौन? चंद बरदाई। तो सवाल ये पूछा था कि वो प्रतिद्वंदी विद्वान था कौन, और बाद में वो किसके पास गया? समझ में आया ना? वो था दुर्गा केदार। कौन था? हाँ, पूरी कहानी बताऊं छोटी सी। स्टूडेंट, चंद बरदाई ने सबसे पहले ज्ञान हासिल किया और वहां की कोई उस समय की कोई देवी थी, उस देवी का ध्यान लगाया और सिद्धियां हासिल की। तब उस देवी ने कहा कि तुम हमारे बड़े पुत्र हो और तुम्हें ज्ञान का इतना भंडार है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब ये मां ने पहले ही कह दिया किसको? चंद बरदाई को। और इसका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट को कह दिया। अब पृथ्वी भट्ट को ही बाद में ध्यान रखना, पृथ्वी भट्ट ने जब मां का ध्यान लगाकर सिद्धियां हासिल की, तब मां ने ही इनको कहा, देवी ने ही उस टाइम इनको कहा कि अब तू पृथ्वी भट्ट नहीं कहलाएगा, तू बरदाई कहलाएगा। तब से ही उसका नाम पड़ गया चंद बरदाई। समझ में आया ना? ओके। उसके बाद एक दुर्गा केदार नाम का भी विद्वान हुआ, उसने भी उस देवी का ध्यान लगाया और सिद्धियां हासिल की। सिद्धियां हासिल करने के बाद उसको भी ज्ञान का भंडार मिला। अब ज्ञान का भंडार मिला तो उस दुर्गा केदार जो था वो भी दुर्गा केदार राई कहलाया। चंद बरदाई कहलाया ना, जैसे ये भी दुर्गा केदार राई कहलाया। अब दुर्गा केदार राय ने बाद में ख्याति सुनी पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान किसकी? चंद बरदाई की।
बहुत ख्याति सुनी, तब उसने वापस उस देवी का क्या लगाया, ध्यान लगाया। देवी ने उसे वही दर्शन दिए और कहा, मांगो बेटा, क्या मांगते? तो कहा, माँ, मैं चंद बरदाई से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तब स्टूडेंट, अब बताओ, सबसे पहले देवी को खुश किसने किया था? चंद बरदाई ने। तब उसी देवी ने कहा कि याद रखना दुर्गा केदार, तुम मेरे छोटे पुत्र हो और वो बड़ा, तो तुम्हारा बड़ा भाई है वो, और तुम किसी को भी इस पृथ्वी पर शास्त्रार्थ में पराजित कर सकते हो, पर चंद बरदाई को नहीं। अब स्टूडेंट ये बात कही तो आपको पता और चुभ गई किसको? दुर्गा केदार को। दुर्गा केदार बाद में सीधा आया पृथ्वीराज के दरबार में और कहा कि हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। किससे? दोनों को बिठाया गया, अंततः हार हुई किसकी? दुर्गा केदार की। तब दुर्गा केदार चला गया मोहम्मद गोरी के पास, और मोहम्मद गोरी को ज्ञान देने वाला और उसे सटीक रणनीति बताने वाला कौन था? दुर्गा केदार, जो आज तक हमने वास्तविकता में जाना ही नहीं है। तो जिस प्रकार पृथ्वीराज के साथ उनका विद्वान था चंद बरदाई, तो उसी प्रकार गोरी का साथ दे रहा था दुर्गा केदार। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। एक हो गया विद्वान चंद बरदाई, जिसका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। दूसरा था जयानक। तीसरा था वागीश्वर। चौथा था विद्यापति गौड़, और आगे था आपका जनार्दन भट्ट। जल्दी लिखो स्टूडेंट। लिख लिया ये? अरे लिख लिया ना? अब लिखो पृथ्वीराज चौहान के समय, लिखो। फिर उसने चंद्र बरदाई को पहचाना नहीं। अरे पूजा सिर्फ तराइन का युद्ध लड़ने आया था, तब साथ दिया था। किसने? दुर्गा केदार ने, और सिर्फ गाइड किया था। ऐसा नहीं कि वो दरबारी विद्वान था। किसका? मोहम्मद गोरी का। दरबारी विद्वान नहीं था। आगे लिखो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ आए? अजमेर आए। तो सवाल पूछ ले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस राजा के समय अजमेर आए थे? तो वो आए थे, बोलो। हाँ, अब एक सवाल पूछता हूं, जब कल लेकर आओगे उत्तर, कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आ रहे थे, तो पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को रोकने के लिए किसे भेजा था? देखते हैं ये टॉप लेवल का सवाल कौन लेकर आता है। तुम्हारे जितने कितने भी ग्रंथ रासो गूगल सबको पूछ लेना। अगर उत्तर देते तो सही है, नहीं देते तो कल उत्तर मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अरे सीधा ओरली याद रखो कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की तरफ आ रहे थे, तब उन्हें रोकने हेतु पृथ्वीराज ने किसको भेजा? ओके, लिखो जल्दी से। आगे लिखो। पृथ्वीराज की उपाधियां, पृथ्वीराज की उपाधियां, और पृथ्वीराज की उपाधियों में लिखो
पृथ्वीराज की उपाधियों में लिखो नंबर फर्स्ट दल पुंगल, दल पुंगल, दल पुंगल। और सेकंड लिखो राय पिथोरा, राय पिथोरा, दल पुंगल व राय पिथोरा। सर जयपाल को भेजा, नो लिख लिया, अरे लिख लिया ना। ये हो गए आपके कौन, पृथ्वीराज चौहान। अब सुनो और समझो, आगे समझने की बात है। स्टूडेंट, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको तो वहां पर ले गए थे, और इधर गोरी ने हिंदुस्तान का कार्यभार सौंपा कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन युद्ध के बाद कहा कि हिंदुस्तान के अब पीछे जो बड़े बड़े साम्राज्य बचे हैं, धीरे धीरे इन पर अधिकार कर पूरे हिंदुस्तान पर हमारा अधिकार करो। यानी हिंदुस्तान में साम्राज्य विस्तार का कार्यभार सौंप दिया अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुनते रहो। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में अजमेर पर भी अटैक किया, क्योंकि ये जो आक्रमण था ये तो दिल्ली की तरफ से हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज चौहान। और उस गोविंदराज चौहान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार की। तो जितने कितने भी चौहान सरदार थे वो गोविंदराज के इस निर्णय से नाराज हो गए और सभी ने बगावत की, और बगावत करके गए मेवात प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? मेवात का मतलब आज की बात करूं तो अलवर और भरतपुर में, वहां गए। अर्थ क्या है सर जी राय पिथोरा? राय पिथोरा का मतलब होता है, ध्यान रखना, राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, और दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। चलो अब सुनो और समझो। तो स्टूडेंट सभी मेवात प्रदेश की तरफ गए, और मेवात प्रदेश में एक योद्धा था। उस योद्धा को जाकर कहा कि गोविंदराज चौहान ने दुश्मनों की अधीनता स्वीकार की है, और हम ऐसे को अपना राजा नहीं मानते जिसने दुश्मनों की गुलामी स्वीकार की है। इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं, और हम चाहते हैं कि तुम अजमेर के सिंहासन से हटाओ किसको? गोविंदराज को, और सिंहासन पर अधिकार करो। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो। अब स्टूडेंट बिल्कुल ये बात कही तो पहली बात, वो योद्धा था कौन? वो योद्धा कोई और नहीं, पृथ्वीराज चौहान का भाई हरिराज चौहान था। कौन था? सुनो, इतिहास के पन्नों में तो हरिराज चौहान का भी जिक्र नहीं, काफी किताबों ने तो हरिराज चौहान का जिक्र ही नहीं किया। और आप में से भी काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि पृथ्वीराज के एक भाई भी थे, हरिराज। याद रखना, हरिराज चौहान का भी अजमेर और चौहान साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा त्याग और बलिदान था। सुनो और समझो कैसे। जब गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार की तो सभी विरोध कर कर मेवात पहुंचे। किसके पास बोलो? हरिराज चौहान के पास। तो हरिराज चौहान को जाकर ये बात कही तो हरिराज चौहान मेवात से सेना संगठित करके आए अजमेर, और पराजित किया अपने भतीजे, बोलो किसको? और अजमेर पर कर लिया अधिकार। बोलो कौन से राज ने? हरिराज ने। और अनलिमिटेड जूते खाए किसने? और गोविंदराज जूते खाकर चला गया रणथंबोर। कौन से भोर? और रणथंबोर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्यभार सौंपा रणथंबोर का कायम उल मुल्क को। जानते हो ना इसको? जो अधीनता का प्रस्ताव लेकर गया था। समझ में आया ना? तो कायमुल मुल्क को कार्यभार सौंपा रणथंबोर का।
अब इसी के पास पराजित होकर आया था, बोलो कौन सा राज? गोविंदराज। अब गोविंदराज आया तो बिल्कुल स्टूडेंट, गोविंदराज आया और गोविंदराज ने कायमुल मुल्क को आकर कहा कि यार चाचा ने ठोका, चाचा ने हमें पराजित कर दिया और हमारे हाथों से निकल गया क्या? अजमेर। इसलिए तुम हमारी सहायता कर दो। कायमुल मुल्क ने कहा तुम जूते इतने खाकर आए हो कि हमारी तो खुद की हिम्मत नहीं हो रही है, हम सोच के बताएंगे। तब इसी गोविंदराज ने सहायता मांगी कुतुबुद्दीन। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश ठोका, किसको? कायमुल मुल्कों का, दोनों जाओ मरो और वापस अधिकार करो किस पर? अब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो जाना तो पड़ेगा, किसको? तो कायम उल मुल्क ने सहायता की किसकी? गोविंदराज सेना लेकर आया और पहुंचा कहां? दोनों के बीच में भयंकर क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ और हार हुई किसकी? और गोविंदराज का अधिकार हो गया किस पर? अजमेर पर। अब अजमेर पर अधिकार हुआ, कायमुल मुल्क ने कहा ठीक है, तो कहा ठीक है, थैंक यू, अब जाओ तुम, तुम्हारे वापस का रणथंबोर। तो कायमुल मुल्क ने कहा सेल्फिश कहीं का। हाँ, तो कायमुल मुल्क वापस कहाँ आ गया बोलो? ही कायम उल मुल्क रणथंबोर की तरफ आया और इधर राजा बना रहा कौन? वापस आए हरिराज और धमाधम फोड़ा किसको? बोलो। गोविंदराज अनलिमिटेड जूते खाकर वापस आया कहा? अब की बार एम्बुलेंस तैयार रखी किसने? ज्यों ही आया गोविंदराज को पकड़ा और अंदर टिकाया और कहा इमरजेंसी में लेकर जाना। समझाने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल। यानी पराजित हुआ वापस कौन सा राज? अब गोविंदराज को एम्बुलेंस सीधा एम्स में लेकर गई। डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया, हृदय धमाधम, वो मशीन आती ना चिपकाई, तो कूदा कौन? गोविंदराज। होश आया उसको। अब होश आया तो होश आते ही उसने नर्स को कहा कि फोन करना, ठीक रलाओ। तो फोन लगाया सीधा किसको? कहा हेलो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा? कहा इमरजेंसी वार्ड से। तो कहा कौन? गोविंदराज के। हाँ। तो कहा उधर क्या कर रहे हो? तो कहा चाचा ने हाड़ के तोड़ दिए। यानी चाचा से हम क्या हो गए? पराजित हो गए। और हमें तुम्हारी क्या चाहिए? सहायता। तब स्टूडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि संदेश भेजो हरिराज चौहान को कि हम खुद विशाल सेना लेकर आ रहे हैं। अब बताओ विशाल सेना लेकर कौन आ रहा था? अब ये बात पता चली किसको? बात बताओ, हरिराज चौहान के पास क्या कुतुबुद्दीन ऐबक जितनी विशाल सेना थी क्या? तब हरिराज चौहान को आभास हो गया कि विजय हमारी होने वाली, तो मैं एक योद्धा हूं। जब विजय होने वाली नहीं है तो मैं सब अपने योद्धाओं के प्राण न्यौछावर क्यों करूं? तो स्टूडेंट हरिराज चौहान ने जितने कितने भी चौहान सरदार थे, सामंत थे, उन सबको अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया और सिर्फ अपनी सेना रखी किसके पास? हरिराज के पास। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया अजमेर, अंतिम क्षणों तक युद्ध लड़ते रहे और युद्ध को जारी रखा किसने? हरिराज चौहान ने। अंततः जब हरिराज चौहान को लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो अभी मैंने आपको वो एनिमेशन वीडियो दिखाया था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मरते समय एक बात कही थी कि पृथ्वीराज चौहान मरना पसंद करेगा पर दुश्मनों की दास्ता और गुलामी को नहीं, क्योंकि ये पृथ्वीराज की शान के विरुद्ध है।
तो स्टूडेंट, हरिराज चौहान ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम चाह मान है, हम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ना कि किसी के अधीन। हम मरना पसंद करेंगे पर किसी की गुलामी की दास्ता नहीं। ये कहकर अपने कुटुंब सहित जलती हुई आग में कूदकर अपनी जीवन लीला अंतिम क्षणों के दौरान समाप्त कर दी। और यही सवाल अभी एक एग्जाम में पूछा था कि अजमेर का अंतिम चौहान शासक जिसने तुर्कों से संघर्ष जारी रखा, वो थे कौन? हरिराज चौहान। तो एक हरिराज चौहान का भी बहुत बड़ा त्याग और बलिदान था। समझ में आया कि नहीं आया? पर हमें तो आज तक ये जानकारी नहीं मिली। बहुत कम ऐसे स्रोत है जो ये जानकारी देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, यहीं लिखो, इसी में लिख लो। पृथ्वीराज चौहान तो पूरा हो गए। लिखो, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने दरबारी विद्वान विश्वरूप नहीं थे क्या? नौ लिखो जल्दी से, क्या लिखा आपने? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या अधीनता स्वीकार की। इस कारण चौहान सामंतों व सरदारों ने, चौहान सामंतों व सरदारों ने, चौहान सामंतों व सरदारों ने गोविंद राज की बगावत कर, गोविंद राज की बगावत कर पृथ्वीराज के भाई हरिराज चौहान का साथ दिया, हरिराज चौहान का साथ दिया। हरिराज चौहान का साथ दिया। लिख लिया? ओके, अगले पॉइंट में लिखो। हरिराज चौहान ने गोविंद राज को पराजित कर, गोविंद राज को पराजित कर अजमेर पर अधिकार किया। अजमेर पर अधिकार किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अजमेर पर क्या किया? अधिकार किया। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक। सीधा लिखोगे, ये कायमुल मुल्क वाला ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 बार आक्रमण हुए, सीधा। कुतुबुद्दीन ऐबक विशाल सेना लेकर क्या लिखा? विशाल सेना लेकर अजमेर पर आक्रमण हेतु आया, अजमेर पर आक्रमण हेतु आया। हरिराज चौहान, हरिराज चौहान अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे,
हरिराज चौहान अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे। अंततः कुटुंब सहित अग्नि ज्वाला में कूदकर प्राण न्योछावर कर दिए। प्राण न्योछावर कर दिए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। हरिराज चौहान अंतिम अजमेर के शासक थे जिन्होंने तुर्कों से संघर्ष जारी रखा। हरिराज चौहान अंतिम चौहान शासक थे हरिराज चौहान अंतिम चौहान शासक थे जिन्होंने तुर्कों से संघर्ष जारी रखा। लिख लिया? ओके, अब नया पेज लो और नए पेज में हेडिंग डालो और एक पेज पूरा छोड़ दो। ये चौहान हुए ना, अजमेर के चौहान, तो एक पेज पूरा छोड़ दो। एक पेज का मतलब समझे? खाली पेज पूरा, इसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। एक पेज पूरा खाली छोड़ो। क्यों छुड़वा रहा हूं, उसका रीजन है। एक पूरा पेज खाली छोड़ दो और नए पेज में हेडिंग डालो रणथंबोर के चौहान। रणथंबोर के चौहान। अब पेज खाली क्यों छुड़वाया, सुनो। स्टूडेंट, मैंने जैसे कोर्स कंप्लीट करवा दिया, अब आपने चौहान राजवंश बिल्कुल बाद में कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप पढ़े, और पढ़ने के बाद आपने क्या किया, मार्केट गए और मार्केट से ऑब्जेक्टिव टाइप कोई बुक्स लेकर आए और आपने सबसे पहले चौहान राजवंश जो कंटेंट मैंने लिखा है उसमें से पढ़ लिया। अब इससे क्या होगा, दो बातों का ज्ञान होगा आपको। एक तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स लेकर आए और एक सर का कंटेंट आपने पढ़ लिया। कंटेंट पढ़ने के बाद आप उसी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स में से चौहान राजवंश के क्वेश्चंस निकालो। इससे कितने काम होंगे, दो। एक, हमें यह पता चलेगा कि सर ने जो कंटेंट लिखाया वो सफिशिएंट है या नहीं। कोई भी टीचर पढ़ाएगा, चाहे मैं हूं, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वो एक ही बात कहेगा, मैं जो लिखा रहा हूं वो टॉप लेवल का लिखा रहा हूं। सही है कि नहीं है? क्योंकि खुद की बुरी बात कोई कहेगा ही नहीं। पर तुम्हें तो जज करना है ना कि टीचर हमें गोली तो नहीं दे रहा है। बिल्कुल फैक्ट है स्टूडेंट, और वही मैं बता रहा हूं कैसे पता करना है। अब मैंने आपको कंटेंट लिखा दिया चौहान राजवंश का, आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए और मार्केट से कोई बुक लेकर आए। अब उस बुक्स में से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो चौहानों के, उसमें 50 क्वेश्चंस है। कितने? अगर 50 में से 30 क्वेश्चंस भी नोट्स में से क्लियर नहीं हो तो समझ लेना सर ने शुद्ध आपको गोली ही दी है और क्लास में टाइम पास किया। फैक्ट है कि नहीं? बिल्कुल फैक्ट है। और जब उसी कंटेंट में से 35 प्लस क्वेश्चंस राइट हो जाए तो समझ लेना कंटेंट टॉप लेवल का है। 35 प्लस होते ही आप समझ लेना टॉप लेवल का है। अब सुनो, सपोज कीजिए 50 क्वेश्चंस आपने मेरे नोट्स में से किए और 40-42 राइट हो गए, पर राइट कितने नहीं हुए हैं? 8। सही है ना? तो 8 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कंटेंट में भी नहीं है। तो क्यों नहीं इस खाली पेज में वो 8 बातों को लिख ले। तो बताओ, धीरे धीरे कंटेंट पूरा और होगा कि नहीं होगा। फिर आप एक मार्केट से बुक पढ़ी, फिर वो कंप्लीट हो गई तो एक दूसरी लेकर आए, उसमें आपने क्वेश्चंस किए 100 में से आपको राइट हो गए और आपके कंटेंट में से क्लियर हो गए 96। अभी भी कितने पड़े हैं?
तो वो 4 पॉइंट और अपने कंटेंट में जोड़ो, तो बताओ कंटेंट पूरा होता जाएगा कि नहीं जाएगा। और हम उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हमारा टॉपिक भी क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं स्टूडेंट विश्लेषणात्मक अध्ययन। ये अध्ययन कोई भी नहीं करता है। छोरा किताब खोलकर बैठता है और पूरे दिन पढ़ता है, पर पढ़ने के बाद ये नहीं करता है कि मैंने जो पढ़ा अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। पढ़ी हुई चीजें तो पूरी माइंड में, और फिर वो सीधा एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम में तो ऑप्शंस वो उसने जो पढ़े हैं वो सब पढ़े हैं। फिर वो एग्जाम में बैठा बैठा कहता मेरे को तो ए भी लागे, बी भी लागे, सी भी लागे, डी भी लागे। फिर वो करता है जय माता जी की बी। सही है ना। तो हमेशा स्टूडेंट टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस निकालो, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना। इस बात को ध्यान रखो, लिखो जल्दी से। अब हेडिंग डालो नए पेज में, रणथंबोर के चौहान। अब सुनो, अब रणथंबोर के चौहान पढ़ाने से पहले केंद्र के बारे में बताऊंगा। केंद्र का मतलब दिल्ली। अब तुम्हें एक तरफ राजस्थान पढ़ना है, दूसरी तरफ माइंड में केंद्र भी रखना है कि जब अजमेर रणथंबोर में चौहान शासन कर रहे थे तब केंद्र में राज सुल्तान कौन था। समझ में आया ना, तभी तो अच्छे से याद होगा। तो सुनो पहले 1200 मोहम्मद गोरी की मृत्यु, और मोहम्मद गोरी ने एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार किया। उसी में से एक भूभाग था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का कार्यभार सौंपा कुतुबुद्दीन, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों गुलाम को क्यों सौंपा? क्योंकि मोहम्मद गोरी के पुत्र था ही नहीं, संतान थी ही नहीं, तो वो अपने गुलामों को ही कार्यभार सौंपता था, और गुलाम उसके जो थे सभी वफादार थे। अब सुनो, 1206 में गोरी की मृत्यु की बात पता चली भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा अब मैं किसी का गुलाम, ये हिंदुस्तान मेरा और मेरे बाप का, यानी खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और नींव रखी गुलाम वंश की। कौन से वंश की? तो अब बताओ केंद्र में चलने लगा कौन सा वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन। समझ में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो गई। बाद में उसके कोई छोटे मोटे बिल्कुल बाद में शासक बने, और बाद में शासक बना दिल्ली में इल्तुतमिश। कौन बना? और इधर गोविंदराज के बाद शासक बना वल्हण देव। कौन सा देव? कौन सा देव? वल्हण देव। गोविंदराज ने अधीनता स्वीकार कर रखी थी ऐबक की, तो ऐबक का मतलब केंद्र की, दिल्ली की। अब ये वल्हण देव स्वतंत्र कराने लगा। किसको? रणथंबोर को। कहा हम अब किसी के अधीन नहीं रहेंगे, बगावत कर दी दिल्ली की। ये बात केंद्र में पता चली तब इल्तुतमिश ने कहा सेना का पड़ाव उठाओ, हम रणथंबोर को अपने अधीन लेंगे और पराजित करेंगे। किसको? वल्हण देव को। अब स्टूडेंट, केंद्र से इल्तुतमिश सेना लेकर आया रणथंबोर, वल्हण देव पर आक्रमण किया और वल्हण देव पराजित हुए, और रणथंबोर पर पूर्णतः अधिकार हो गया। किसका? इल्तुतमिश रणथंबोर पर अधिकार करके अपनी सेना बिठाकर वापस चला गया। कहां? दिल्ली। अब सुनो, वल्हण देव के बाद बना था प्रहलाद देव। कौन बना? कौन? प्रहलाद देव। और प्रहलाद देव बहुत बड़े योद्धा थे। प्रहलाद देव ने काफी क्षेत्र को जीत लिया था, पर उसी दरमियान एक घटना घटित हो गई। स्टूडेंट, आपको पता है कई बार कुछ दिन ऐसा होता है कि साला हमें बुखार भी नहीं होता है और बॉडी भी सही नहीं लगती है। हम कहते हैं ना कि यार आज दिन रोगला लग रहा है मुझे, मेरा मन
नहीं लग रहा, और हूं मैं सही पर ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार हूं। लगता है ना कभी, मतलब शरीर में वो चुस्ती तंदुरुस्ती नहीं रहती है। तब स्टूडेंट ऐसा ही एक दिन फील किया प्रहलाद देव ने। तो प्रहलाद देव को का भी एक दिन मन नहीं लग रहा था, चुस्ती नहीं थी, तंदुरुस्ती नहीं थी शरीर में। तो वो अपने सैनिकों के सामने गए और सैनिकों को कहा, आओ कुश्ती आएंगे, मल्ल युद्ध लड़ेंगे। सैनिकों ने कहा नहीं लड़ेंगे। कहा क्यों? कहा क्या है तुमसे कुश्ती? तो कहा क्यों? तो कहा हम 4 आ जाए तो भी तुम हमें तो फेंक देते हो। तो कहा कोई बात नहीं, 5 आ जाओ। कहा नहीं आएंगे। कहा 10 आ जाओ। कहा नहीं। कहा 20 आ जाओ। कहा। तो अब स्टूडेंट 20-20 सैनिक कुश्ती आए किससे? प्रहलाद देव से, और प्रहलाद देव उनको यूं फेंक देते थे। इतने बड़े योद्धा थे। सुनते रहो, उनको मजा नहीं आ रहा था। तब प्रहलाद देव ने कहा आज कुछ तूफानी हो जाए। अपने सभी सैनिकों को कहा मेरे साथ चलो जंगल में और शेर संभालो। क्या संभालो? शेर। अब शेर संभाला, और शेर संभाला तो सब सैनिकों को कहा अब तुम सुरक्षित स्थानों पर चले जाओ और देखो। तो कहा क्या करोगे? तो कहा शेर से कुश्ती आएंगे। किससे? तो पहले के समय के योद्धा देखो, शरीर में थोड़ी सी चुस्ती और तंदुरुस्ती नहीं रहती थी तो खुद शेर संभाल कर उनसे मल्ल युद्ध लड़ते थे। और आज शरीर में थोड़ी भी चुस्ती नहीं हो तो 4 दिन तक रजाई ओढ़ कर सोते हैं। सही है ना? हाँ। और बाहर बंदा जिम जाता है, बॉडी शॉडी बनाता है, और घर पर वापस आता है तो बाहर एक कुत्ता भौंकता है तो भागकर घर में आता है और पूछता है, पिताजी पूछते, घर वाले पूछते क्या हुआ? तो रोते हुए कि तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है। अब बताओ, वो बॉडी सिर्फ दिखावे की है। और पहले के योद्धा ही अलग हुआ करते थे। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो पढ़ेंगे